पापा मेरा रिजल्ट आ गया। पापा थोड़ा सा हाँ। घबराए कि ना कि क्या हुआ? हम्म। पापा, मैंने कहा पापा पापा घबराओ मत, हो गया, मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। और मैं हम्म। बहुत, इनफैक्ट सच कहूं तो मैं कूद रही थी अपने ही फर्श पर कि मेरे पापा के फ्रेंड ने पापा को कुछ ऐसा बोल दिया था कि देखो शादी नहीं करवा पा रहे हो तो हमें बताओ, हम करवा देते हैं बच्चे की शादी। जी। कुछ भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए तो। मेरे पापा को इतना बुरा लगा था उस दिन, हम्म। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इन चीजों से मैं भी अफेक्ट होती हूँ। बिल्कुल मैम। तो उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, तो उन्हीं फ्रेंड का कॉल आया और उन्होंने पापा को बोला कि सुशील भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो, पहली बात, और दूसरी बात अच्छा हुआ आपने शादी नहीं करवाई। सिलेबस आपको पता है, सब्जेक्ट्स आपको पता है, बुक लिस्ट आपने क्या क्या फॉलो करी स्टार्टिंग से मैम। मेंस से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने मेंस के लिए फॉलो की, वो जरा बताइए प्लीज। ये क्या हो भी पाएगा? क्या हम सही तैयारी कर रहे हैं? क्या हमारा मेंस क्लियर होगा? अगर मेंस क्लियर होता है तो हम सोचते हैं कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। क्या हम जी। इतने लायक चुके हैं कि इतना इजी होगा हमारे लिए? जी। और मैम आप आंसर राइटिंग कैसे करते थे, क्योंकि बहुत से लोगों का कंसर्न ये रहता है, क्योंकि आपने जैसे बोला नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है और जब पढ़ लेते हैं तो सब चीज आ जाता है, बट जब क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं तो कैसे एकदम एट अ टाइम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ना हम लड़कियों को अपने मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हम्म। ना, एक बार मम्मी पापा अगर आपके साथ है ना, तब तो हम्म। रिलेटिव हो, दुनिया हो, अड़ोस पड़ोस वाले हो, कुछ भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ये प्रेशर मुझे भी स्कूल में पड़ता था कि अब तुम हम्म। कर लो, कब से कर रही हो, अब नहीं हो रहा, शादी के बाद भी तो लाइफ इजी होती है, ये सब ठीक है। हाँ जी। हाँ, सुनती मैं भी थी। कभी कभार माइंड में आता था नहीं हो रहा, अरे हटाओ यार, भाड़ में जाइए, तैयारी नहीं जी। करनी मुझे। जी। फिर नेक्स्ट डे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम ऑन एसे राइटिंग को लेकर है कि एसे राइटिंग के लिए क्या बुक सोर्स होनी चाहिए और कैसे एसे राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर हम वहां पर गेन कर पाए। पहले मैं भी ऐसी शेड्यूल बनाती थी कि ये मैं 5 दिन में कवर कर लूंगी, ये मैं नेक्स्ट 4 डेज में ये कवर हो जाएगा। जब हम्म। करने बैठती थी तो वो 5 के 10 दिन ले जाता था वही चीज। हम्म। हम्म। तो मैं सोची थी हो क्यों कंप्लीट। या फिर जी। ऐसा होता था दिन में मैं 7 घंटे इसको दूंगी, बाकी 3 घंटे इसको दूंगी। या फिर कभी ऐसा करते था मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगी, 2 घंटे ये पढ़ूंगी, 2 घंटे पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं हम्म। होता। कोई परफेक्ट शेड्यूल नहीं होता। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जी। ताकि अब तक जितने भी इंटरव्यूज हुए मेरे, सबने ये बात करी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा हम्म। और आपको कैसा फील हो रहा है, हम्म। यही था लगभग। लेकिन ये पहला इंटरव्यू जो है मैं ऐसा दे रही हूँ कि इसमें ये बात हो रही है कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, वो जी। प्रेशर कैसे हैंडल किया, सेल्फ डाउट एंड ऑल। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज हमारे बीच में आई हैं। बहुत डिमांड थी पब्लिक की कि किसी फीमेल कैंडिडेट्स को लाया जाए। मैम जैसे मैम से कांटेक्ट हुआ और मैम एकदम एग्री कर गई इंटरव्यू के लिए। तो जितने भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए माई टॉक शो हमेशा डेडिकेटेड चैनल है। अभी तक हम रैंक 1 2 3 4 जितने भी रैंक होल्डर्स हैं हम सभी का इंटरव्यू कर चुके हैं और आज मैम हमारे बीच में आई है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो में। थैंक यू सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर सिक्योरिंग रैंक 7 इन स्टेट पीसीएस एग्जाम। थैंक यू सर। मैम सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से आप रहने वाली हैं, कॉलेज आपका कहाँ से हुआ, क्या आपने ग्रेजुएशन करा, एक बार व्यूअर्स को हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, काशीपुर के स्कूल है, जी। सरस्वती विद्या मंदिर। उसके बाद मैंने सर बीएससी करी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से, डीएसपी जी। कैंपस। उसके बाद मैंने एमएससी करी फिजिक्स से, जो कि डीपीएस कैंपस ऑफ गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि देहरादून में है। मैम आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी स्टेट पीसीएस एग्जाम की, ये जरा बताइए। स्टेट पीसीएस एग्जाम की जो मेरी प्रिपरेशन है, वो स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं थी। मतलब मैं जी। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी, और जी। 2021 में जब ये इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ, तो मैंने जी। ये मतलब फिल किया था कि देख लेंगे। और जी। सर बस उस जब एक बार प्रीलिम्स निकला, तो फिर मेंस जी। ओरिएंटेड स्टडीज तो मैंने डेफिनेटली पीसीएस स्पेसिफिक होकर ही करी थी। जी। तो बस सर उसके बाद स्पेसिफिक होना ही पड़ा कि जब जी। इंटरव्यू स्टेज आ जाती है तो। और मेंस के लिए भी मैंने काफी स्पेसिफिक पढ़ा। जी। मैम ये बताइए कि प्रॉपरली आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो आपने कब से स्टार्ट करी और कितना टाइम आपको लगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। मैंने 2019 ऑनवर्ड्स, मतलब ऐसे मैंने 2018 से स्टार्ट कर दिया था, बट उसके बाद से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो यूपीएससी का था वो 2020 का था, जी। विच अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स। लेकिन जी। 2021 क्लियर हुआ, और जी। उसके बाद पर मेरा मेंस में दिक्कत आई। जी। लेकिन फिर जब 2022 में हमने ये प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, जी। उत्तराखंड पीसीएस का, तो उसके बाद ना मैंने ब्रेक लिया कि मैं यूपीएससी को फोकस ना करके थोड़ा पीसीएस स्पेसिफिक फोकस करती हूँ। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा जल्दी सक्सेस मिल जाए, उसके बाद में दोबारा यूपीएससी पे जाऊंगी।
मैम आपने मोड क्या चुना, क्या आपने सेल्फ स्टडी करी या आपने कोचिंग ली, कैसे आपने यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करी, ये जरा बताइए। पीसीएस के लिए तो डेफिनेटली मैंने सेल्फ स्टडी करी है। लेकिन हम्म। हाँ, मैंने यूपीएससी के लिए से कोचिंग ली थी, 1 साल की जो कोचिंग होती है। हम्म। और उसमें मेरा ऑप्शनल भी साथ में जीएस स्पेसिफिक कोचिंग होने की वजह से पूरा दिन तो कोचिंग में ही निकल जाता था। जी। हार्डली 2 से 3 घंटा पढ़ पाती थी, उसमें भी हम न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स से टच में रहने की वजह से, जो कि मुझे लगा कि कुछ मतलब स्ट्रेटजी में दिक्कत थी, जिसकी वजह जी। से पेपर क्लियर नहीं हुआ। उसके जी। बाद मैंने अपनी उस स्ट्रेटजी को चेंज करा। और जी। जब एक बार मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मैं मेन स्टेज तक पहुंची, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुझे लगा कि मैं पीसीएस की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकती हूँ, क्योंकि इन द जी। एंड करना तो हमें खुद ही पड़ता है। बस जी। सर वही। मैम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कोचिंग आपकी तैयारी के दौरान? क्या बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके, या कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप सेलेक्ट हुई हैं तो आपका व्यू बहुत मैटर करता है स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से हो जाता है? मुझे लगता है कि कोचिंग की सच में जरूरत नहीं है। जी। जब मैंने कोचिंग ली ना, तब ये कोविड-19 से पहले की बात थी। हम्म। कोविड के बाद में जो ऑनलाइन कोचिंग का जो एकदम से ट्रेंड बना है, उसके जी। बाद तो मैंने कभी मतलब कोचिंग के लिए तो मैं कभी खुद से ही हाँ नहीं कहती हूँ। जी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मुझे भी नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। फिर आपको ये पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, और वो सब जी। हमें पता चलता है प्रीवियस से और सिलेबस से। इन जी। दोनों पे पकड़ होना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे मेरे यूपीएससी के फर्स्ट मेन से पता चल गया था कि मुझे अगर पीसीएस का ये जो मेंस का एग्जाम देना है, तो उसमें मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वही जी। सर मैंने अपना सिलेबस निकलवाया और प्रीवियस ईयर ध्यान में रखते हुए। बस हाँ, लेकिन भले मैंने तैयारी सेल्फ स्टडी से की है, जी। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट जरूर लगाए हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, डेफिनेटली। क्योंकि मैम अभी तक हम बहुत सारे इंटरव्यूज कर चुके हैं और सभी से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। रिजल्ट जो था यूकेपीएससी 2021 का लेट नाइट डिक्लेयर करा, तो आपको रिजल्ट कैसे पता लगा और क्या रिएक्शन था आपके रिजल्ट के बाद? उससे पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, जी। 4-5 बजे आई गेस। जी। तो हम लोग मतलब मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। जी। तो मुझे, बल्कि हमें इस इंटरव्यू के रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन जी। पहले ये वाला रिजल्ट आ गया। तो जी। रिजल्ट भले क्वालिफाइड था, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिजल्ट। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और आई स्टार्टेड क्राइंग कि मम्मी, मुझे लग रहा है दोबारा मेंस देना पड़ेगा। हम्म। और तो हालांकि अच्छी बात थी, हम्म। लेकिन वो है ना कि रिजल्ट हम दूसरा चाहते थे। फिर जी। ठीक है, फिर वो मुझे मम्मी ने सिखाया, मैं थोड़ा ठीक फील करने लगी। फिर मैंने हम्म। अपने दोस्तों को बताया कि अच्छा रिजल्ट आ गया है, तुम भी चेक कर लो एंड हम्म। ऑल। फिर मतलब अपने एक फ्रेंड से ही बात करी थी। हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ 2024 में इसकी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी, थोड़ा जी। हिम्मत जी। बांधते हैं, करते हैं। जी। मीन टाइम हमारे एक फ्रेंड मैसेज आ रखा था व्हाट्सएप पे कि मुबारक हो डिप्टी कलेक्टर साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे जी। लगा मजाक कर रहे हैं, ठीक, लेट इट जी। बी। तो उसके जी। बाद मेरी एक और फ्रेंड जिससे हमारा इंटरव्यू स्टेज में बात हुई थी, फिर हम्म। उसका मैसेज आया कि हम्म। और फिर एक और आया, तो मुझे हम्म। लगा सच में आ गया क्या। फिर जब फाइनल पीडीएफ डाउनलोड करी, तो पीडीएफ भी डाउनलोड होने में टाइम ले रही थी और जी। मेरे हाथ कांप रहे थे कि जी। ये भगवान सच में क्या, सच में आ गया क्या। जी। फिर फाइनल जब नाम देखा, उसके बाद मैंने रोल नंबर चेक किया कि मैं ही हूं ना। और कितनी खुशी थी और मैम आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने घर पहले फोन करा मम्मी को, आप रो रही हैं, मेंस दोबारा दे रही है, और फिर आप कॉन्वर्सेशन चल रही है फ्रेंड से, तो कैसा, मतलब आपको फील हुआ एट दैट टाइम जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपने अपना नाम देखा? जब तक पीडीएफ डाउनलोड होने वाली थी, मैं अपनी लैंडलॉर्ड के पास गई और मैंने कहा भाभी मेरा रिजल्ट आ गया। तो वो हम्म। भी मतलब वो मेरे बहुत क्लोज थी। जी। हालांकि वो मेरी लैंडलॉर्ड थी, बट वो सच में मेरे बहुत क्लोज थी। तो जी। जी। उनका बेटा साथ में किचन में था और मैंने कहा भाभी रिजल्ट आ गया। और हम्म। उन्होंने बिल्कुल मतलब हाथ खोली कि आजा गले लग जा, हम गले लगे। और शायद मैंने उसी खुशी में बोला भाभी शायद मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। तो उसके बाद तो और जी। मेरे भी आंसू, उनके भी आंसू। उसके बाद जब जी। फाइनल रिजल्ट का मैंने फिर मैंने फटाफट पापा को फोन किया कि एक बार कंफर्म हो गया कि हाँ पापा, अ, हम्म। मैं मतलब आई वाज सो एक्साइटेड ना। तो पापा ने फोन उठाया, तो मैंने बोला हम्म। फोन क्यों नहीं उठाते हो, जल्दी उठा करो यार, बहुत जी। जरूरी बात करनी है। पापा कह रहे हैं पता क्या जी। हो गया। तो मैंने हाँ। कहा, पापा मेरा रिजल्ट आ गया। पापा थोड़ा सा हाँ। घबराए कि ना कि क्या हुआ?" हम्म। पापा, मैंने कहा पापा पापा घबराओ मत, हो गया मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। और मैं हम्म। बहुत, इनफैक्ट तो मैं कूद रही थी अपने ही फर्श पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। पापा ने कहा रिलैक्स। हाँ। दैट्स तो इट, दैट वाज अ गुड पेरेंट्स न्यूज़ एक्चुअली।
पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था मैम, क्योंकि आप तो खुशी से झूम रही थी जब पेरेंट्स को बताया? तो होता है ना कि पेरेंट्स का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और पेरेंट्स और आपकी मम्मी जी जो हैं, साथ में आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था इस रिजल्ट को लेकर? तो मेरी मम्मी को जैसे ही सुना, और मुझे मतलब उन्होंने भी मतलब खुशी के आंसू थे, तो उन्होंने बोला, हम्म। देखा मैंने दोपहर में बोला था ना कि माता रानी सब अच्छा करेंगी, देखा ना हम्म। हुआ ना। उन्होंने कहा हुआ, बिल्कुल जी। हुआ। फिर जी। पापा भी बहुत खुश थे, फिर मेरे भाई को फोन किया, और मेरा भाई बता रहा था कि पापा ने फोन किया, तो पापा की आवाज में ना गड़बड़ाहट सी थी, जैसे कि ना मतलब हो होता है मैम। ही वाज अबाउट टू क्राई, वो रो देंगे। जी। तो उन्होंने जी। बोला कि बेटा मुबारक, तेरी बहन एसडीएम बन गई। तो हम्म। वो भी मुझे पता चला, उसके बाद उसका कॉल आया, फिर तो भाई रिलेटिव्स के कॉल, फ्रेंड्स के कॉल, मैं रात के 11:30 बजे तक बिजी थी फोन पे। जी। मतलब इतना टाइम नहीं हो रहा था कि बाहर से मार्केट से जाके मिठाई लाऊं और जी। बांटूं खुशी में, बट वो भी जी। नहीं था। आई जी। वाज ऑन द कॉल। जी। मुझे ये बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप, आई थिंक आपकी ये फर्स्ट जॉब है, और जब आप प्रिपरेशन करते हैं और आप जब सिलेक्शन ले लेते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की? कैसे वो दुनिया को देखता है अब आप, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं, और कैसे आप मतलब देख रहे हैं खुद को आफ्टर द रिजल्ट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ ही बदल गई है। जी। मतलब कहाँ सर हम नीचे एकदम से ऊपर आए हैं। हम्म। इनफैक्ट आज ही हमारे काशीपुर से एक और लड़की सिलेक्ट हुई है, बाल जी। विकास अधिकारी में। तो वो जी। आज आई थी, तो उससे आज यही डिस्कस करी थी कि कैसे यार हमारी लाइफ कैसे एकदम से चेंज हो गई है, कि जी। कितने लोग मिलने आ रहे हैं, कितने हम्म। बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है। हालांकि जी। डर भी लगता है कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, हम्म। और हम्म। जिनके साथ हम सिर्फ हाथ जोड़ के यस सर, थैंक यू सर, जी। बस यही बोल पाते हैं। वो जी। भी सेम बोल रही थी कि सही कह रही हो तुम। ऐसा लग जी। रहा है कि जैसे फर्श से अर्श पे आ गए। जी। इनफैक्ट कल भी मैंने किसी को यही बोला कि ऐसा सच, ये फीलिंग्स, मतलब आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब जी। इन वर्ड्स बस। जी। मैम, होता है ना कि अभी आप ऐसा भी फील कर रही होंगी जब आप इधर उधर जा रही होंगी, तो खुद को आप रिकॉल कर रही होंगी, डी कलेक्टर साहिबा कहाँ जा रही हैं, या फिर एक फीलिंग है, वो कैसी फीलिंग है आपकी जब आप इधर उधर जा रही हैं, तो आपको अब आपकी पोस्ट से बुलाया जा रहा होगा, साथ में आप जब खुद शीशे के आगे खड़े हो रही होंगी, तो खुद को डिप्टी कलेक्टर, एज अ डिप्टी कलेक्टर आप देख रही हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? हाल फिलहाल तो मैं घर पे हूँ, घर पे जी। तो सब मुझे पहले की तरह ही treat करते हैं। जी। और इनफैक्ट मैं खुद भी ऐसा चाहती हूँ कि मैं डाउन टू अर्थ ही रहूँ, तो ही अच्छा जी। रहेगा। जी। लेकिन ये जो फीलिंग है ना, ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया है। इनफैक्ट जी। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, तो हम, अगर हमारी तैयारी में काफी समय हो जाता है, हम्म। तो वी हैव अ ह्यूज लिस्ट। लाइक उसमें सबसे पहला नंबर होता है हमारा सेल्फ डाउट का, कि क्या हो भी पाएगा, क्या हम सही तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारा मेंस क्लियर होगा। अगर मेंस क्लियर होता है तो हम सोचते हैं कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्या हम जी। इतने लायक चुके हैं कि इतना इजी होगा हमारे लिए। जी। दूसरा होता है कि हमें किसी की बात बुरी लग गई, तो हमारा हार्ट ब्रेक होता है कि अच्छा यार इन्होंने हमें ऐसे कह दिया, मतलब उन्हें हमारा हार्ड वर्क नहीं दिख रहा है, या फिर हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में हम कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो सब हमें एज अ फेलियर ही देखेगी। तीसरा होता है फैमिली प्रेशर। हालांकि थैंक्स टू गॉड कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, हम्म। लेकिन कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बातें सुनने में हर किसी को पड़ी जाती है। जी। तो वो होता ही है, दैट इज जी। वेरी नॉर्मल। मुझे जी। लगता है इस चीज को ना हमें थोड़ा पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए, हम्म। कि हम अगर तैयारी अपना एक फोकस होकर करेंगे, और अपने सेल्फ डाउट को मेंटेन और मैनेज करेंगे, कि कोई नहीं, ये डाउट आते रहते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। और हालांकि अभी मैं कह रही हूँ तो दैट इज इजी, लेकिन जब मैं खुद इन सब चीजों से डील कर रही थी ना, तो मुझसे भी डील नहीं हो रहा था वो सब चीजें, कि ये सब कैसे होता है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है, आपके फेस पे खुद से प्रेशर फील, आप खुद देख सकते हो कि आप खुद डल फील कर रहे होते हो समटाइम्स। जी। तो ये सब चीजें हैं कि अपना मेंटली स्टेबल होकर अगर एक फोकस में हम काम करते हैं ना, तो ये आती ही आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपने हॉबी पे भी फोकस करें, और जी। अपने आप को बिजी रखें। जब वो सेल्फ डाउट हो ना, आप अपने आप को बिजी रखो, और ये सोचो कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। भले लेट हो रहा है, पर जब होगा ना, भगवान हार्डवर्क देखता है यार, नहीं नो डाउट सच में देखता है। और अ, ये जी। मेरे केस है, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट जॉब। जी। मैम, हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू बीइंग अ गर्ल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम? हाउ वाज द चैलेंज? चैलेंज तो यही कि पहला तो है कि ये लाइन लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है। सबसे जी। पहले तो यही सुनने में। तो जी। ये मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक ना आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू सुना था, उसने बोला कि अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी लड़कियां आ रही हैं। जी। तो ये एक अच्छी बात है कि लड़कियां आ रही हैं, तो वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भले जी। किसी फील्ड में हो, नहीं जी। चाहिए। और जी। दूसरी ये कि अगर लड़कियां
नए नए फील्ड्स में जाएंगी तभी तो वो फील्ड से रिलेटेड जो वुमेन प्रॉब्लम होती है, जो वुमेन्स जी की प्रॉब्लम होती है, तभी तो जी सही हो सकती है। और सेकंड थिंग, फिर टाइम जैसे जैसे एज होने लगती है तो एक शादी का प्रेशर भी आने लगता है। जी मैम। तो अ, वो तो होता ही है सर, मैम उसे तो डील करना ही पड़ता इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज होता है ना, बहुत सारी लड़कियां आपने देखा होगा कि घर से प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है कि शादी कर लो, यूपीएससी तो ऐसा एग्जाम है कि आपका समय मांगता है और इतनी जल्दी इजीली क्रैक नहीं होता है। पर बियॉन्ड दिस ऑल कि आपने उस चीज को रॉन्ग प्रूफ कर कर सिलेक्शन लेकर दिखाया, तो इसीलिए मेरा ये कंसर्न था, बिकॉज आप भी अभी एक रोल मॉडल की तरह हैं। पूरे स्टेट में आपको जो है जितनी भी लड़के हैं, क्योंकि लड़कियों में शायद आई थिंक आप फर्स्ट रैंक पर हैं, तो लड़कियों के लिए आप एक आइडल के तौर पर हैं। तो उन लोगों के लिए आपका जो व्यू है वो बहुत मैटर करता है कि बीइंग अ गर्ल, हाउ टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम। है। मुझे लगता है सबसे पहले ना हम लड़कियों को अपने मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ना, एक बार मम्मी पापा अगर आपके साथ है ना, तब तो रिलेटिव हो, दुनिया हो, अड़ोस पड़ोस वाले हो, कुछ भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेशर मुझे भी स्कूल में पड़ता था कि अब तुम कर लो, कब से कर रही हो, अब नहीं हो रहा, शादी के बाद भी तो लाइफ इजी होती है, ये सब ठीक है। हाँ जी हाँ, सुनती मैं भी थी। कभी कभार माइंड में आता था नहीं हो रहा, अरे हटाओ यार, भाड़ में जाइए तैयारी, नहीं जी करनी मुझे। जी फिर नेक्स्ट डे, यार नहीं करनी मुझे, मैं जॉब नहीं, मैं हाउस वाइफ नहीं बन सकती, मैं जी मेरे से नहीं हो पाएगा। जी जब इतना पड़ा है तो मैं सही जगह यूटिलाइज करूँ। ऑन द जी अदर साइड मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर रहता था, रिलेटिव्स मम्मी को और पापा के फ्रेंड्स पापा को। इनफैक्ट जी मुझे मेरे रिजल्ट के बाद ही पता चला कि मेरे पापा के फ्रेंड ने पापा को कुछ ऐसा बोल दिया था कि देखो शादी नहीं करवा पा रहे हो तो हमें बताओ, हम करवा देते हैं बच्ची की शादी। जी। कुछ भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए तो। मेरे पापा को इतना बुरा लगा था उस दिन, हम्म। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इन चीजों से मैं भी अफेक्ट होती हूँ। बिल्कुल मैम। तो उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, तो उन्हीं फ्रेंड का कॉल आया और उन्होंने पापा को बोला कि सुशील भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो, पहली बात, और दूसरी बात अच्छा वो आपने शादी नहीं करवाई। जी जी, ये होता ही वरना है मैम। वो पहुंची है वो कैसे होता। जी तो अब तो सबके मुंह, नो डाउट जी सबके मुंह बंद है। जी जी। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे लग नहीं रहा है, बिल्कुल आपका जो नेचर है एक इतना फ्रेंडली नेचर है। इससे पहले हमने जब रैंक वन आशीष जी का इंटरव्यू करा था तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे, क्योंकि उससे पहले वो एंटी थे नायब तहसीलदार, तो तब हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि यू डिजर्व टू बी देयर। जब उनकी रैंक वन आई तो फिर से हमने उनका इंटरव्यू करा और बहुत सारा प्यार उन्हें मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी या जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे आपकी वीडियो को देखकर, वो फिर से इतने सारे कमेंट्स करने वाले हैं कि मैम का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत अच्छी चीज है मैम ये। मैम लेट्स कम टू द पॉइंट, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जब आपने प्रिपरेशन करी, जैसा कि आपने बताया कि आपने कोचिंग की, साथ में आपकी सरस्वती स्कूल से जो है स्कूलिंग हुई है हिंदी मीडियम से, तो मेंस के लिए यस आपका जो मीडियम था वो क्या था मीडियम? सर, मेंस के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम चूज किया था। तो मैम मैनेज कैसे किया आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, देन आपने कॉलेज बीएससी करा, एमएससी करा, तो उस दौरान आपने, क्योंकि होता है एक मिथ रहता है, क्या आप भी उस मिथ में मतलब आपको भी लगता है वो मिथ है कि इंग्लिश मीडियम में अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, हिंदी मीडियम को कम मिलते हैं? नहीं सर, ऐसा अगर होता तो हमारे जो रैंक होल्डर जो हैं तो वो कैसे होते हैं, वो भी तो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो जी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी डिसएडवांटेज शायद हिंदी मीडियम वालों को ये होती है क्योंकि उनकी जो राइटिंग है ना, जी थोड़ी स्लो हो जाती है हिंदी में से। जी ऑन द अदर साइड इंग्लिश में होते हैं ना, फटाफट लिखते जाते हैं, तो जी। ये उनका फ्लो प्लस में। पॉइंट। लेकिन जी हाँ, उत्तराखंड में जब जहाँ सोर्सेज की कमी है इंग्लिश वालों के लिए, तो जी। उनके लिए एक ये, बल्कि मुझे लगता है कि जब मैंने उत्तराखंड स्पेसिफिक तैयारी कर रही थी मैं, हम्म, तब मुझे दिक्कत हुई थी। तो मैंने जो क्या किया कि परीक्षा वाणी जो थी, साथ में हिमांशु कपलटिया सर की जो बुक थी उससे मैनेज करके थोड़ा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए, हम्म, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए किया था मैनेज। हम्म। लेकिन ये ऐसा मिथ नहीं, मतलब ये तो गलत ही है कि ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इजी होता है। जी। मुझे लगता है अ, मेहनत म- करनी। जी, जब आपने प्रिपरेशन करी मैम, तो किसकी गाइडेंस में आपने करी? क्योंकि होता है ना, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आसपास का माहौल मैटर करता है, साथ में जो एस्पिरेंट्स होते हैं आपके साथ में भी होंगे, तो किसकी गाइडेंस आपने करी और किसका आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा अपनी प्रिपरेशन के दौरान? जब कोविड के बाद, जब समय समझ आया कि नहीं घर पे तो तैयारी नहीं हो सकती है, तो हम्म। मैं देहरादून शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैंने अपनी एमएससी देहरादून से की थी, तो वो एरिया मेरा नोन था। तो मैं जी। करणपुर में रहती थी, हम्म। पास में एक लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ जाती थी और पढ़ती थी। तो मेरा जो मेन फोकस था वो तो सेल्फ स्टडी था, पहली बात। हम्म। दूसरी हम्म। बात, मैंने सीएस के prelims की तैयारी एक महीना पहले से की थी, हम्म। कि मतलब उत्तराखंड स्पेसिफिक, मेरा जीएस का एक अच्छा बैकग्राउंड ऑलरेडी रेडी था, बस हम्म। मैंने प्रीवियस ईयर्स लगाए। हम्म। और उत्तराखंड की जो
उत्तराखंड स्पेसिफिक स्टडी थी वो करी, और हम्म, थोड़ा सीसेट देख लिया था, क्योंकि सेफ साइडेड हमें ना सीसेट को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो हम्म, वो भी किया था। मेरा जब जी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैंने सोचा कि भाई मेंस की तैयारी करनी है, और वहाँ वो भी मैंने देहरादून में रहकर ही करी थी। मैंने जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिए थे, और हम्म, जैसे जैसे मॉक होते थे वैसे वैसे ही कोशिश रहती थी कि सिलेबस कवर होता है, तो जी, सिलेबस के साथ और कुछ जो थे जैसे कि बेसिक बुक्स हैं जो हम रेफर करते थे। और सेकेंड जी, थिंग सर, मैंने स्टडी मटेरियल बहुत फिल्टर आउट किया कि मैं हम्म, कौन सी चीज कहाँ पढ़ सकती हूँ। उत्तराखंड जो अब तो पैटर्न भले चेंज हो गया है, जी, पहले का जो पैटर्न था उसमें हर सब्जेक्ट में उत्तराखंड स्पेसिफिक थोड़ा अलग से डोमेन रहता था, तो वो जी, जी, मैंने एक तो हिमांशु कफल्टिया की बुक से किया, दूसरा हम्म, ऐसे ही गूगल पे सिलेबस का कीवर्ड्स डाला और गूगल पे निकालने की कोशिश करी, जितना जहां से मिला उतने स्पेसिफिक नोट्स बनाती गई, और वो नोट्स मैंने एग्जाम से एक दिन पहले दोबारा रिवाइज करी, क्योंकि हम्म। उत्तराखंड का ऐसा है ना कि आप जितने एग्जाम्पल उत्तराखंड के डालोगे उतना अच्छा होगा। मैम, आपने जिक्र करा कि कोविड के बाद आप देहरादून आ गई थी और आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। दो तीन क्वेश्चन एक साथ ही पूछूंगा मैं आपसे कि लाइब्रेरी का क्या रोल है और आप कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि आप घर से अलग रह रही हैं और फिर आप तैयारी कर रही हो भी इतने बड़े एग्जाम की, तो कैसे खुद को मैनेज करती थी और लाइब्रेरी का क्या रोल रहता है तैयारी के दौरान? मुझे तो लाइब्रेरी का रोल बहुत बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक बार जब आप, भले मैं घर से बाहर रहती थी, लेकिन हम्म, एक जो एनवायरनमेंट है वो लाइब्रेरी में मिलता है। आप हम्म, अब 100 बच्चों को देखते हैं कि पढ़ रहे हैं, हम्म, डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम्म, आप भी पढ़ते हो, मतलब उनको देख के पढ़ते हो, जैसे जैसे आपकी रिदम बन जाती है ना एक बार, कि हम्म, एग्जाम से पहले ऐसा होता है आपको 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। हम्म, तो आप फोन पे हो अपने, आपको खाना भी बनाना है, आपको नहाना धोना है, फिर कपड़े धोने हैं, तब 10 काम होते हैं, सब हम्म, कुछ हमें करना होता है। हम्म, और होता है कि माइंड कहता है चल थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो वो हम्म, चीजों पे ध्यान ना देते। अगर हम, लाइब्रेरी का एक रूटीन होता था मेरा कि मैं मॉर्निंग में, जब जब तो पढ़ाई मेरी बिल्कुल पीक पे थी, तो होता था कि सुबह 6 से 7 बजे उठना है, हम्म, लाइब्रेरी बिल्कुल फ्रेश हुए और लाइब्रेरी जाना है, उसके हम्म, बाद 9 बजे तक वापस आना है, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, देन फिर लाइब्रेरी भाग जाना है, फिर हम्म, वापस आना है दोपहर में, फिर लंच करना है, फिर लाइब्रेरी चले जाना है, फिर शाम की चाय, एक फटाफट आधा घंटे का ब्रेक, फिर भाग जाना है, फिर रात के 9 बजे वापस आना है। तो जी, इस टाइम का जो शेड्यूल मेरा बना हुआ था ना, दैट वाज अ परफेक्ट शेड्यूल, और मुझे लगता है मेरा जो बेस बना है वो इसी शेड्यूल और लाइब्रेरी की हेल्प से बना। जी। अब तो आप लाइब्रेरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होंगे कानपुर में, क्योंकि जिस सीट पर आप बैठते होंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले को लगा होगा, पता लग ही चुका होगा कि मैम डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं, और एक फीलिंग्स उनके अंदर भी होंगी कि हाँ, इस सीट पर कभी मैम बैठती थी और हम भी कभी मैम की तरह अब उस जगह जाना चाहेंगे। होना तो चाहिए, क्योंकि मैं जब मेरा हुआ, जब मैं घर वापस आ रही थी काशीपुर, तो मैं उस हम्म, लाइब्रेरी जरूर गई थी, जो इस लाइब्रेरी ने मेन रोल अदा किया है मेरी इस तैयारी में। मैं हम्म, गई थी और मैंने टिप किया था, जी, क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट लाइब्रेरी, एंड हम्म, जो भैया जो उसे मैनेज करते हैं, आई एम हम्म, रियली वेरी ग्रेटफुल। जी। और मैम, आपने बताया कि आपका इतना परफेक्ट शेड्यूल था, बट आप इसको मैनेज और फॉलो कैसे करती थी? क्योंकि होता है, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भले ही आपने ना किया हो, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग टाइम टेबल बनाते हैं, हफ्ते का बना लेते हैं, महीने का बना लेते हैं, फिर पेज फाड़ते हैं, मैनेज नहीं कर पाते। उस चीज को आप मेंटली कैसे प्रिपेयर रहते थे कि मैनेज कर पाओ? स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती है, फिर एक बार हम्म, एक बार आपका रूटीन बना तो इजी हो जाता है, हम्म, लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात करती हूँ। पहले मैं भी ऐसी शेड्यूल बनाती थी कि ये मैं 5 दिन में कवर कर लूंगी, ये मैं नेक्स्ट 4 डेज में ये कवर हो जाएगा। जब हम्म, करने बैठती थी तो वो 5 के 10 दिन ले जाता था वही चीज। हम्म, हम्म, तो मैं सोची थी हो क्यों कंप्लीट, या फिर जी, ऐसा होता था दिन में मैं 7 घंटे इसको दूंगी, बाकी 3 घंटे इसको दूंगी, या फिर कभी ऐसा करता था मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगी, 2 घंटे ये पढ़ूंगी, 2 घंटे पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं हम्म, होता, कोई परफेक्ट शेड्यूल नहीं होता। उसके जब ऐसा होता है ना कि आपके पास टारगेट है, आपके सिर पे प्रेशर है कि नहीं, आपको नेक्स्ट संडे आपको ये टेस्ट देना है, आप हम्म, चुप चांद से बैठोगे, आप करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट में मार्क्स कम देखोगे ना, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार मैं कर क्या रही हूँ इतने टाइम से, मैं हम्म, बाहर रह रही हूँ, मैं घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे जी, करना पड़ेगा, आपको जी, कैसे फील होगा ये चीजें। जी। मैम, अब लेट्स कम टू द पॉइंट। सिलेबस आपको पता है, सब्जेक्ट्स आपको पता है, बुक लिस्ट आपने क्या क्या फॉलो करी स्टार्टिंग से? मैम, मेंस से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने मेंस के लिए फॉलो की, वो जरा बताइए प्लीज। हिंदी के लिए तो हरदेव बारी, हम्म, और जहाँ से मैंने मॉक टेस्ट लिए थे, तो उनके जो एक आंसर आते हैं ना, मॉडल आंसर्स, जी, तो उसमें जो चीज़ मेरे लिखी जाती थी, जैसे हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, तो हम्म, वो मुझे कहीं नहीं मिली, या फिर पहले की बात है, तो हम्म, वो वाला जो पेज था, मतलब इस टाइप से मैंने अपने नोट्स इधर उधर से उठा के क्लब करते हुए बनाई थी। हम्म, लेकिन हरदेव बारी सर की बुक
और आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे रहे हो उसके मॉडल आंसर तो ध्यान से करने जरूर। हम्म। फर्स्ट देन हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मेरे स्पेक्ट्रम जो बुक थी वो, हम्म। और मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने ल्यूसेंट रेफर की थी। हम्म। हालांकि आई डोंट थिंक कि दैट इज द कन्वेंशनल सोर्स, बट मैंने तो ल्यूसेंट रेफर की थी क्योंकि जो 2 मार्कर 5 मार्कर्स पॉइंट्स आते हैं हम्म। उसमें ऐसा होता है आपको नॉलेज अच्छी हम्म। चाहिए, लिखना जरा सा है, नॉलेज चाहिए मतलब वाइड नॉलेज के लिए, तो हम्म। ल्यूसेंट थी। और हम्म। उत्तराखंड जो स्पेसिफिक परीक्षा वाणी और हिमांशु कपल्टिया सर की बुक जो वो भी इंग्लिश मीडियम में थी अवेलेबल, दैट हम्म। इज वेल। हम्म। एंड देन सर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी करी। और सर उड़ान की मैगजीन आती है ओनली आईएएस की, जो कि उड़ान तो खैर प्रीलिम्स के लिए है कि प्रहार है मेंस जी। ओरिएंटेड, तो उससे रिलेटेड नोट्स बना रखे थे। और हम्म। एक वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी तैयार कर रखे थे 3-3 पेजेस के, कि ज्योग्राफी में मैं ये डायग्राम बनाऊंगी, या फिर हम्म। मतलब मेरे 3 पेज थे जिसमें मैंने पूरी ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे डायग्राम बना के हम्म। अपनी जो घर पे जो टेबल थी उसके सामने चिपका दिया था। हम्म। इनफैक्ट जब मेरे बर्थडे था तो मेरे कुछ दोस्त आए थे और उन्होंने बोला था कि ये भगवान तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तू तो पूरे कमरे को भर रखा है, क्योंकि वो हम्म। एक पन्ने की जगह 3-3 साथ चिपके हुए थे हर उसके। हम्म। तो ज्योग्राफी से ये था एक प्रहार। हाँ मैम, आपने मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दिया था, आपने बोला था एंशियंट एंड मिडेवल के लिए आपने लूसेंट यूज की थी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। जी। स्पेक्ट्रम। जी। और देन इकोनॉमिक्स सर और आप, और इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने प्रहार प्रहार यूज करी थी इकोनॉमिक्स के लिए एट द सेम टाइम सर सिलेबस के बेसिस पे, क्योंकि उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस था। तो कुछ जो पॉइंट्स मुझे मिले उसके लिए सर मैंने एक छोटी सी डायरी बना रखी थी। जो हम्म। कीवर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ उसकी डेफिनेशन वो प्रहार में मिल जाएगी इजीली। या हम्म। फिर एक एक जो थी वो मैंने बहुत पतली सी किताब थी, आई थिंक एस एस कुरुपिया करके, वो मैंने रेफर की थी थोड़ा बहुत, कि कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाए। डेटा सेट्स तैयार कर रखा था मैंने, ये उत्तराखंड बजट का, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से वो हम्म। डेटा सेट ऑलरेडी 2 पन्नों का मैंने अलग से बना रखा था। एट द सेम टाइम सर मैंने इंडिया का बजट और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे भी वैसे ही कवर कर रखा था, क्योंकि हम्म। होता है ना इंट्रो और कंक्लूजन में हम यही चीज यूज करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। हम्म। फिर एथिक्स। एथिक्स, यस सर, लिए सर मैंने रेफर की थी अ, मुदित जैन सर की बुक। जी। पतली सी किताब थी मुदित जैन की, और वो कवर की थी मैंने मुदित जैन सर की किताब। और केस स्टडी मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, तो जी। मैंने उस पर अलग से फोकस किए। सर केस स्टडी के लिए ना मैंने शून्य आईएएस की एक एथिक्स की बुकलेट आती है, तो हम्म। उसमें जो बहुत सारी केस स्टडीज थी, तो मैंने जी। जैसे कि करप्शन पे केस स्टडी आई मुझे ये कीवर्ड्स लिखने हैं, या फिर हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस पे अगर वुमेन रिलेटेड आएगी तो मुझे ये लिखने हैं। ऐसे जी। करके वो केस स्टडी वाला ऑप्शन अलग था। और जी। मैथ्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम्म। मैथ्स के लिए तो सर मैं रोज आधा घंटा कोशिश करती थी कि दूं ही दूं, हम्म। क्योंकि भले मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो। जी। और वैसे भी मैथ्स मैम उसके अब लिए सिलेबस से हटा दी गई है, अब तो मैथ्स का रोल हाँ वैसे अब भी नहीं हटा रहा। दीजिए। जी। और मैम अब करंट वैसे भी अफेयर। जैसे पैटर्न, जी। करंट अफेयर का क्या सोर्स रहता था मैम मेंस के लिए स्पेसिफिक? करंट अफेयर के लिए तो विजन आईएएस की जो करंट अफेयर बुकलेट्स आती थी हम्म। वही ऊपर उसकी जो इंडेक्स होती थी वो देखकर कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे उत्तराखंड के लिए, या तो हम्म। बिल्कुल लाइमलाइट वाली न्यूज हो और हम्म। या फिर उत्तराखंड स्पेसिफिक न्यूज। हम्म। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक न्यूज को हम कुछ भी जैसे चल रहा होता था तो वो तो गूगल से सर्च करके उसके हम्म। नोट्स बना लेती थी। जैसे उस समय जोशी जी। जो तिलक्यारा ट्रेन टनल। सब्सिडेंस चल रहा था, जी। तिलक्यारा फॉर टनल तो एग्जाम्पल। सर इंटरव्यू, जी। हाँ लेकिन उससे पहले जोशी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसके मैंने अलग से ऐसे नोट्स बना लिए थे। और बाकी जो नेशनल न्यूज है वो इंडेक्स से देखकर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आ रही है उससे रिलेटेड मैं नोट्स बना के तैयार रखती थी कि जी। बाई चांस अगर आए। जी। बहुत अच्छी तरीके से मैम आपने सभी बुक लिस्ट बताई, होप सो एस्पिरेंट्स को हेल्प मिली होगी। बट मैम शुरू में आपने एक जिक्र किया था कि आप स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर कर लेते थे। अब जब आपके पास इतना सारा कंटेंट हो जाता है तो आप उसको फिल्टर कैसे करा आपने, और क्या आपने यूट्यूब की भी हेल्प ली, अगर ली तो कैसे उसको मैनेज किया? सर डेफिनेटली मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, पर्टिकुलरली इंटरव्यू स्टेज पे। हम्म। उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी तब की किताब आ चुकी थी तो मैं वो खरीद के लाई, तब मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। हम्म। लेकिन मेंस की इस स्टेज में ना सर मैंने मोस्टली फोकस किया कि मैं प्रहार को कैसे फिल्टर आउट कर सकती हूँ। सर मैंने उस बुक के, ऐसे वो पतली सी किताब थी पर हम्म। फिर भी मैंने खुद के नोट्स बनाए, और मेरे नोट्स A4 शीट को फोल्ड करके इतने से उसमें कि अगर मैंने कोशिश करी है, जैसे हमारे उसमें होता है लैंडफॉर्म्स की, जी। विंड लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, रिवराइन लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, तो जी। वैसे करके सर वो थोड़ा मेरा पोर्शन था। तो हम्म। मैंने जो चीज मेरे को ज्यादा वीक लगी
वो चीज मैंने एक पेपर पे लिखी और सामने चिपका दी कि हम्म, इसे तो मैं रोज ही देखूंगी भले हम्म, कुछ हो जाए। हम्म, तो वो चीज करी। एट द सेम टाइम सर मैंने कोशिश की कि मैं 30 पेजेस, मैक्स टू मैक्स 50 पेजेस में अपना पर जीएस का पेपर निपटा दूं। और हम्म, वो मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखा था, बहुत शॉर्ट, हम्म, कि मैं एक रात पहले भी पन्ने पलटूं तो वो चीज मेरे सामने से गुजर जाए एक बार, और मैं हम्म। कंफर्म हो जाऊं कि हाँ मैं अगर इससे पे रहेगा तो मैं पक्का लिख दूंगी। जी। और मैम आप आंसर राइटिंग कैसे करते थे, क्योंकि बहुत से लोगों का कंसर्न ये रहता है, क्योंकि आपने जैसे बोला नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है और जब पढ़ लेते हैं तो सब चीज आ जाता है, बट जब क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं तो कैसे एकदम एट अ टाइम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर तो टाइम का होता है कि इतने कम समय में आपको इतने लेंदी आंसर लिखने हैं, तो कैसे आप उसको मैनेज करती थी और कैसे कीवर्ड्स लिखती थी या डायग्राम बनाती थी, ये सब एक बार बताएं। सर कीवर्ड्स के लिए जैसे मैंने बताया, जैसे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स जो होते हैं उसमें कीवर्ड्स शामिल होते हैं। हम्म, पहली बात तो ये कि हमें इनका कंक्लूजन पहले से तैयार रखना चाहिए, जो कि मैं पहले ही रखती थी। जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इंक्लूसिव ग्रोथ करके जो कॉन्सेप्ट होता है, हम्म, तो मैंने उसकी ओईसीडी डेफिनेशन है वो पहले लिख दी। ओईसीडी ने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये कहा। हम्म, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो 17 गोल्स हैं वो भी सामने लिख दिए कि ओके, अगर क्लाइमेट चेंज पे आएगा तो मुझे एसडीजी ये लिखना है, वाटर पे आएगा तो ये लिखना है, या फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे आएगा तो ये लिखना है। जी, सिमिलरली सर मैंने ऐसे ही कर पेपर स्पेसिफिक कंक्लूजन और इंट्रो रेडी रखे थे कि जी, जैसे मुझे कुछ भी दिखे वो चीज वहां लगा, मतलब लिख दूं फटाफट, ताकि जी, सर ये जो चीज होती है टाइम सेविंग होती है, क्योंकि हमें कंटेंट पे फोकस करना होता है, बट एट द सेम टाइम हम इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं आपके आंसर में। तो मेरा पॉलिटी में आप आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पे आए, आर्टिकल 324। फाइनेंस कमीशन पे आए, आर्टिकल 280। कंक्लूजन में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन तो एसडीजी 17, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बात करेंगे हम। ऐसे ही हम्म, करके हम कुछ, या सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशन, इस तरीके से आप ये सब चीजें पहले से रेडी रखना, ताकि जो आए उसके बाद आप लिख सको। सेकंड, अब आते थे मेन मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम बात करें अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जी, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। जी, पहला, इंट्रो। सेकंड, हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं आर्टिकल 40, जो कि प्रोवाइड गांधीयन प्रिंसिपल है डीपीएसपी का। वो ये जी, कहता है कि अ, आप इंस्टीट्यूशन, आप विलेज पंचायत स्टैब्लिश करिए। अब हम्म, इसमें कीवर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, वो मेरे पहले से ही तैयार थे। हम्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास जी, रूट लेवल डेवलपमेंट, इस तरह के कीवर्ड्स पेपर स्पेसिफिक हो, बहुत अच्छा रहता है। मैंने पेपर स्पेसिफिक रेडी रखे थे। एक था मेरा इकोनॉमिक्स का, मैंने ऐसे रखा था IFMGAT। आई से हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफ से हम्म, फाइनेंस, एम से मैन्युफैक्चरिंग, हम्म, IFM जी से गवर्नमेंट सपोर्ट कितना है, ए से हम्म, मैंने पता नहीं किस चीज से सेफ्टी के रिलेट करा था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। टी से टेक्नोलॉजी। ये हम्म, जो मेरा फॉर्मेट था ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ था, क्योंकि मैंने हम्म, देखा कि इकोनॉमिक्स में बहुत से क्वेश्चंस में यही जा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। आप अभी आपने एक पेपर, एक उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया, तो दूसरी उसमें आप ये नहीं लिखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही सबको एक जगह नहीं। ऐसे ही करके आप फॉर्मेट खुद के बनाइए, खुद के लिखिए, और जब आप खुद से करेंगे ना तो चीजें आपको समझ आएगा आपके कीवर्ड्स क्या हैं, आप इसमें हम्म, क्या डेटा डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें तो 3-4 कीवर्ड्स पहले से तैयार रखे टेक्नोलॉजी पे। यही अगर मैं एक चीज को टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लिख सकती हूँ, तो मैं दूसरी इसी चीज को कैसे और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और जी, दूसरी बात, ये हेडिंग के बाद अंदर का पॉइंट्स भी ध्यान तैयार रखें। डेटा जरूर लिखना है, क्योंकि ये हम्म, कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करता है, और हम्म। ये तो जरूरी है। मैम बाकी सब बस बाकी मेहनत। बिल्कुल, आपने इतने तरीके से बताया कि मुझे नहीं लगता है कि आपका वीडियो देखने के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहना चाहिए। फिर भी अगर जो स्टूडेंट्स या व्यूअर एस्पिरेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आने वाले टाइम पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, अभी शुरुआती हुई है, तो आप अपने कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन रह गया, ये पूछेगा। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे टॉपर्स यहाँ पर आते हैं उनसे आपके सवाल का जवाब ले। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम एसे राइटिंग को लेकर है कि एसे राइटिंग के लिए क्या बुक सोर्स होनी चाहिए और कैसे एसे राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर हम वहां पर गेन कर पाए। सर ऐसे के लिए सबसे पहले तो यही कि इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिंग लगे, कि जो हमारा जो एग्जामिनर है वो जब हमारा ऐसे पढ़े तो उसे इंटरेस्ट आना चाहिए। तो जी, अगर ऐसा चीज आप कुछ लिख सके इंट्रो में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
सर मैं अगर अपनी बात करूं तो जब हिंदी के साथ ऐसे वाला हमारा तो ये वाला पेपर था, तो मैंने ऐसे लास्ट में छोड़े थे कि बाद में करूंगी। तो हम्म। जब ऐसे की बारी आई तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स रहे थे, दो ऐसे लिखने थे। तो हम्म। पहले ऐसे को मैंने कोशिश करी 25 मिनट्स में करूं, पर हो नहीं पाया, 30 मिनट्स लग गए। तो हम्म। जो मेरा सेकंड ऐसे था वो मैंने 15 मिनट में लिखा। जी। लेकिन मेरी वो जो मैंने न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड उठाया था, और जी। उसके बारे में मैं ऑलरेडी मैंने अपनी जीएस की उसमें साइंस एंड टेक वाली फील्ड में तैयार कर रखा था न्यूक्लियर एनर्जी, हम्म। जिसकी वजह से मैं उसे 15 मिनट में कंप्लीट कर सकी। हम्म। हालांकि दैट वाज वेरी हार्श फॉर मी कि मतलब मैं लिखे जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ, बट फिर भी मेरा कंप्लीट हुआ क्योंकि स्ट्रक्चरिंग मेरे माइंड में ऑलरेडी थी। हम्म। तो पहली बात इंट्रो करना है। सेकंड, स्ट्रक्चरिंग करनी है हमें ऐसे की कि सर मैंने फॉर्मेट उठाया था व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये वाला फॉर्मेट। तो मुझे लगा सर ये वाला फॉर्मेट जो है ना, मतलब जब आप क्वेश्चन पूछते हुए आप एग्जामिनर को एंगेज रखते हुए अपने ऐसे में, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो बस ये वाला था। और बची बात कंक्लूजन की, तो सर ऑलरेडी आई प्रिपेयर्ड, मैंने कुछ पोएम्स रेडी करी हुई थी, जैसे जी। रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो पोएम थी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम थी, वो मैंने कोशिश करी कि मैं डालूं अपने ऐसे में, तो जी। जिससे कि ना एक एक अट्रैक्टिवनेस आती है। और सेकंड सर, इंट्रो में ना हम कहते हैं कि स्टोरी से शुरुआत करें, हम्म। पर मुझे लगता है सर जैसे कि हम लिखते हैं राम श्याम मुकेश, जी। इनकी जगह सर हम रियल लाइफ स्टोरीज उठाएं, जैसे मैरी कॉम एक हम्म। एग्जाम्पल है, जी। सुनीता विलियम्स एग्जाम्पल जी। है। अ, मैंने न्यूक्लियर एनर्जी में होमी जहांगीर भाभा के कोटेशन से स्टार्ट किया था, कि जब हम्म। उन्होंने कहा कि जब पावर नहीं होती तो पावर ही नहीं होती, जी। ऐसा करके कुछ उनका कोटेशन था। तो मैंने वो न्यूक्लियर एनर्जी में स्टार्ट किया, और होमी जहांगीर भाभा के कोट से ही मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वो इस कोट के थ्रू कहना क्या चाहते हैं, और उस कोटेशन को फिर मैंने लिंक किया जी। हमारे एस्से के टॉपिक से। हम्म। तो मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने एस्से में करते हैं, ये ज्यादा मार्क्स गेनिंग होती है। जी। और राइटिंग का मैम कितना रोल रहता है? क्या आपकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, या फिर आप मतलब किस तरीके से इसे देखती हैं कि मेंस लिखने में आपका राइटिंग का कितना रोल रहता है? सर मेरी राइटिंग तो सर बच्चों जैसी है, मतलब जी। मैं अगर अपनी राइटिंग किसी मेरे मेरी एज के इंसान से कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे से ज्यादा अच्छा लिख रहा है या जी। लिख रही है। क्योंकि जी। ना मुझे सर मेरी राइटिंग बच्चों वाली लगती है, अभी भी बच्चों वाली लगती है। हाँ, जी। दो मेरी राइटिंग बहुत पढ़ने में बहुत लेजिबल रहती है कि ना हम आराम से पढ़ सकते हैं, पर जी। इस राइटिंग की वजह से स्लो हो जाती हूँ, मेरी स्पीड स्लो है। हम्म। तो ये चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी एग्जाम में मैनेज करना, कि मैं अपना पेपर कंप्लीट कर सकूं विद टाइम। हम्म। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स में किया, पर हाँ मेरे साइंस वाले एग्जाम में मेरा 16 मार्क का क्वेश्चन छूटा था, हम्म। विच वॉज अ ह्यूज ह्यूज, मतलब मैंने तो पेपर आने के बाद मेरा एथिक्स का पेपर देने का ना ऐसा हो गया था कि यार मेरा साइंस का पेपर थोड़ा खराब हो गया। हालांकि मैंने अपने मार्क्स देखे तो कम ही है, और हम्म। सब्जेक्ट्स में और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मेरे साइंस में मार्क्स कम है, 103 जैसे हैं, हम्म। जो कि ज्यादा हो सकते थे अगर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती तो। सर मुझे लगता है कि राइटिंग एट द सेम टाइम स्पीड दोनों को मैनेज करते हुए अगर आपने पेपर पूरा किया, वो ज्यादा ठीक रहेगा इन कंपेरिजन टू अगर सिर्फ आप राइटिंग पे फोकस करो या फिर आप स्पीड पे फोकस करो। जी। और मैम पूरा हर चीज आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई है, बट जब आपने मॉक दिए, मॉक का क्या रोल रहता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेंस देने से पहले आप मॉक में एनालिसिस कर लेते हैं कि आपके कहाँ पर वीक पॉइंट्स हैं। साथ ही आप टाइम मैनेजमेंट, क्या मॉक में भी हम्म। आपके आंसर्स छूटते थे? क्योंकि टाइम वहां पर भी आपका जब मॉक ये देते हैं सर तो वैसे ही होता होगा, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए, बहुत छूटते थे। और उसका इंपॉर्टेंस बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है। सर मौका जो इम्पोर्टेंस वो यही था कि उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, हम्म। आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि ओके मैं हिस्ट्री में अच्छा लिख सकती हूँ, हम्म। लेकिन मेरी जो स्पीड है वो कम है। तो और साथ में मेरा इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, मुझे इस पे ज्यादा ध्यान देना है। हम्म। तो ये जो चीज़ है ये मौके से पता चलती है। सेकंड सर, टाइम मैनेजमेंट मेरे मेरे ज्यादातर, मतलब इनफैक्ट सर मैंने जब पहला लिखा पेपर तो मेरा पेपर बहुत छूटा। इनफैक्ट मैं जो लिमिटेड टाइम था उसके भी आधा घंटा और लिखती ही रही, फिर भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम्म। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद मॉक। मैंने रियलाइज कि भाई देना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनल एग्जाम देना है तो एक हैबिट डालनी है मुझे वो लिखने की, और उस दिन तो मुझे दो पेपर देने हैं। हम्म। तो ये जो चीज़ मुझे करनी पड़ी वो मॉक से पता चली। सेकंड थिंग, मुझे ये रियलाइज हुआ जिस दिन मेरा पेपर कंप्लीट हुआ उस दिन मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे कोचिंग में, मॉक के जी। थ्रू। तो मुझे पता चला कि अगर मैं अपना पेपर कंप्लीट कर सकती हूँ दैट मीन्स मुझे नंबर अच्छे मिल सकते हैं। हम्म। हालांकि मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, मुझे लगा था ऑन मतलब एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे बहुत सही हो जाएगा।
एवरेज एवरेज हर पेपर में आ जाएगा, बहुत सही है। तो जी मेरी कोशिश इसलिए, मेरे मेंस एग्जाम में मेरी कोशिश ये थी कि मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है, और कैसे भी करूँ बस करना है। तो होता है स्टार्टिंग में हम अच्छा अच्छा लिखते हैं, एक दो पेज हल्के आराम से। जी तो मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग के पेज ही छोड़ देती थी कि जी मैं इनमें बहुत टाइम लगा दूंगी, ये टू टू मार्कर हैं, ये टाइम लेंगे, क्योंकि शिफ्ट करना होता है। तो मैं स्टार्ट ही 10 मार्कर और 15 मार्कर पहले कंप्लीट करती थी, फिर मैं 5 मार्कर देन 2 मार्कर, ये मेरा पैटर्न रहता था। और 2 मार्कर भी सर मैं कोशिश करती थी कि मैं अच्छी हैंड राइटिंग में लिखूं, लेकिन जब पेपर छूट रहा होता है ना, तो आपकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे तो हाथ कांपते थे, और हैंड राइटिंग इतनी गंदी हो जाती थी, मैं अगर यहाँ से वाई लिख रही हूँ तो एंड में वो इतना नीचे चला जाता था। तो मेरे को पहले दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस और अच्छे से लिखने हैं, फिर मैं जाऊंगी 15 मार्कर देन 10 मार्कर देन 5 मार्कर। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 मार्कर जो पहले वाले पेजेस थे, 2 पेजेस मैंने बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे, फिर मैं पीछे गई जो कि हाईएस्ट स्कोरर थे, तो 15 देन 10 देन 5 पे आए थे भी। ऐसे करा था सर मैंने, कि मुझे जी मॉक से एनालाइज हुआ कि मेरी कहाँ, मतलब मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। जी अपने आप को इवेल्युएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मॉक टेस्ट लगाइए। या मैम, लेट्स कम टू द इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वहां पर, ये जरूर जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अगर आप रिकॉल कर पा रही है सारे क्वेश्चंस तो कैसे आपने उन आंसर्स को टैकल करा, कैसे प्रेशर टैकल करा। सर इंटरव्यू से पहले तो सब डरे होते हैं। हालांकि मेरे साथ में जो लेडी थी, वो हम्म, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड उनका पोस्ट थी, तो वो थी। तो शी वॉज वेरी चेयरफुल एंड वेरी हम्बल लेडी। तो हम्म, उन्होंने मुझे मेरी नर्वसनेस को देख के उन्होंने काम डाउन किया कि डोंट वरी, यू आर लुकिंग टू गुड, तुम्हारे तो बात करने का तरीका भी अच्छा है, सब अच्छा हम्म, होगा, और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। हम्म, इनफैक्ट लास्ट में मैं जा रही थी ना, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल चेयर अप किया कि ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी। तो सर सबसे हम्म, पहले कॉन्फिडेंस, हम्म, आप वहाँ एंटर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना है। जी सेकंड थिंग, सर सर मुझे गोदियाल सर का बोर्ड मिला था, हम्म, क्वेश्चन एंड बोर्ड, मतलब क्वेश्चन भी ठीक थे, मतलब जनरल थे, हम्म, सिचुएशन स्पेसिफिक थे मोस्टली, और बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल नो डाउट। एंड देवर लिसनिंग कि मतलब अगर हम टाइम ले रहे हैं ना, तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये था। और सर मैं अगर क्वेश्चंस रिकॉल करना चाहूँ, तो सबसे पहले तो यही सवाल था मेरे से कि आपने एमएससी करी फिजिक्स से, तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहती हो, आप तो पीएचडी क्यों नहीं की, जी आपके पास वो स्कोप भी था। फिर दूसरा, आप 5 सालों से आप क्या कर रही हो, मतलब आपने जी 2018 में कंप्लीट कर ली थी अपनी एमएससी, देन 5 सालों से क्या कर रही हो। तो मैंने कहा सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, मैंने हम्म, इस बीच यूपीएससी के कई मेंस दिए हैं, और मेरे उत्तराखंड के कई प्रीलिम्स भी क्लियर हुए हैं, हम्म, जैसे आर ओ का एंड हम्म, ऑल। तो ये हम्म, सब चीज़ें मैंने उन्हें मेंशन करी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अ, तुम्हें लगता है कि जो बच्चे सब कहते हैं कि आप इस फील्ड में आना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो, हर कोई ये बोलता है, आप हम्म, कुछ कहना चाहोगे, ये बदलाव क्या है, या हम्म, फिर आपके नजरिए में ये बदलाव क्या है, हम्म, कहीं ऐसा तो नहीं सिस्टम में आने के बाद आप भी ऐसे हो जाओ, मतलब इस टाइप के सवाल थे। तो उन्हें एक एग्जाम्पल दिया था, टिहरी में एक अ, एक हाइड्रोपोनिक्स पार्क है, तो जी उससे रिलेटेड मैंने उसको इससे रिलेटेड एग्जांपल के फॉर्म में समझाया। तो सर ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये, फिर उस मतलब क्रॉस क्वेश्चन होते रहे उस पे, कि जी तुम्हें नहीं लगता ये चीज फिजिबल नहीं है, एक बार लगा दिया, रिटर्न नहीं है। तो मैंने बोला सर हम रिटर्न करने के लिए, मतलब रिटर्न पाने के लिए हम कई चीजें और अपना सकते हैं, हम उसे टूरिज्म के तहत प्रमोट कर सकते हैं। हम्म, बस दैट वाज द लास्ट, मतलब गोदियाल सर का दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। उन्होंने मुझे मतलब ऐसे लुक से देखा, तो आई थॉट दैट ही सेटिस्फाइड विद माय आंसर, कि हम्म, आई हैड दैट एबिलिटी कि मैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, ऐसा मुझे जी लगा। दो जी आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस कि मैं उन्हें उनके उस नो पे जज कर सकूं। जी देन सर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कुछ, हम्म, जो कि सिंपल थे, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। हम्म, थर्ड, एक मैम थी, उन्होंने मुझसे वुमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे कि आपको नहीं लगता कि जो हाउस वाइफ है और जो लड़कियां बाहर काम करती हैं, हम्म, कि लड़कियां जो बाहर काम करती हैं उन्हें ज्यादा इज्जत दी जाती है, हाउस वाइफ को कम दी जाती है, आपका हम्म, क्या नजरिया है। कि फिर सर मैंने उन्हें अपना मतलब अपने पॉइंट्स रखे। आफ्टर दैट फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया कि सपोज यू आर अ गर्ल, हम्म, आप इन्वेस्ट करना चाहती हो स्टॉक मार्केट में, बट आपके फैमिली मेंबर चाहते हैं आप लैंड में इन्वेस्ट करो, तो आपका क्या पॉइंट होगा। तो इस क्वेश्चन से सर गोदियाल सर ने भी बिल्कुल इस पे मेरे से पूछा था कि नहीं नहीं लैंड में ज्यादा अच्छा रिटर्न है। मैंने स्टॉक मार्केट बोला कि सर अगर मुझे लगता है रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसके बेसिस पे, तो सर हम्म, मतलब इस पे ही 2-3 क्रॉस क्वेश्चन और हुए, हम्म, ऐसे करके सर फिर
फिर एक और, फिर देन लास्ट क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि अब सर मैं भूल चुकी हूँ बाकी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आपने फिर भी बस एक बहुत कुछ लास्ट क्वेश्चन जी कि जो रूरल एरियाज में जो टेम्पल होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी पूछी कि रोड हम्म, पास हो रही है, टेम्पल से पास हो रही है, क्या आप अलाउ करोगी? तो मैंने बोला कि सर मैं उसे अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि रूरल एरियाज में जो देवी देवता की जो इम्पोर्टेंस है वो हम्म, वो बहुत हाई है। हम्म, अगर हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते, मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा, मैं पंचायत और ग्राम सभा से ये बात करूंगी। उसके बेसिस पे मैं, जो वो जैसा कहेंगे उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर सेकंड रूट कहीं जा सकता है या नहीं। हम्म, अगर सेकंड रूट जाएगा, क्योंकि उन लोगों को सर वो सिचुएशन, वो वहीं रहते हैं, उन्हें रीजन जी की ज्यादा नॉलेज है। वो जी। ज्यादा अच्छे से हमें गाइड कर सकते हैं कि वो रोड कहाँ से पास होगी। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड बस, दैट्स लगभग इट। कितना मिनट चला मैम आपका इंटरव्यू, और कैसा लगा आपको इंटरव्यू देने के बाद? होता है ना कि हम खुद को इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि यार कैसा गया। मेरा इंटरव्यू लगभग 30 to 35 मिनट्स चला था, हम्म, जो कि पहले मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी समय हो गया, पता नहीं 20 मिनट भी चला नहीं चला। लेकिन हम्म, जब मैंने बाद में नोट डाउन, मतलब पहले मैं देख के गई थी कितने बजे जा रही हूँ, कितने बजे वापस आई, 35 मिनट्स लगा चला सर। हम्म, हम्म, और दूसरी बात सर, मतलब इंटरव्यू जितना मैंने सोचा था ना कि टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स से पूछेंगे, कि या फिर मेरा मैथ बैकग्राउंड या केमिस्ट्री से ना पूछ लें, तो हम्म, मतलब उत्तराखंड की मैंने इतनी परीक्षा वाणी इतने ऐसे रटी हुई थी कि बस वो मुझसे पूछे और मैं जवाब दे दूं। जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत नॉर्मल था इन द एंड। बस मुझे ये समझ आया कि वो मेरी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। हम्म, वो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूंगी, ना हम्म, कि इस तरीके से कि मतलब मेरी नॉलेज चेक नहीं हो रही है। नॉलेज चेक होनी थी, वो प्रीलिम्स और मेंस में हो चुके हैं। अब मेरी पर्सनैलिटी चेक हो रही है बस। हम्म, बस मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। जी। मैम आपने इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बट मॉक इंटरव्यूज आपने दिए थे, और एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड ऑन और करना चाहूंगा कि हम लोग आजकल वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे यूपीएससी के इंटरव्यूज हो या आप स्टेट पीसीएस के डलने लगे हैं, तो वहां पर वो इंटरव्यूज की वीडियो हम्म, रिलीज करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो वहाँ का माहौल और हम्म। इस माहौल में कुछ अंतर रहता है कि जो हमें कैमरे पे दिखता है उन कैमरा, वो सेम रहता है अंदर? मैंने जहाँ, सर मैंने मोस्टली कोशिश करी कि मैं ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज दूं। तो हम्म, ऑफलाइन की बात करूँ तो सर ऐसा ही माहौल था। मतलब हम्म, मैंने कोचिंग में जब ज्वाइन, मतलब जब इंटरव्यू दिया था, तो पहला मॉक में तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। हम्म, हालांकि दैट वेंट वेल, हम्म, बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। कोचिंग में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे गए थे पहले हम्म, मॉक में। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और माहौल की बात करूँ तो सर वैसे ही पैनल था। हालांकि जब हम रियल की बात करूँ तो उनका जो जो टेबल थी वो पास थे, मतलब। हम्म, और हमारी टेबल, मतलब इस टेबल के, मतलब टेबल के इस ओर वो लोग थे और इधर हम थे। ऑन द हम्म, अदर साइड सर मॉक में काफी गैप था बीच में। जी लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो वैसा ही था मेरे लिए, क्योंकि मैं मॉक को भी बहुत सीरियसली देती थी। हाथ पैर कांपते थे, डर लगता था। वो चीज मेरे जी। मॉक में भी हुई, वो फाइनल में भी हुई, जो कि होती है, नॉर्मल है चीज। तो मेरा तो ठीक रहा। बस हाँ सर, ऑनलाइन मॉक मैं अवॉइड करना चाहूंगी, और ये भी कहूंगी कि आप लोगों को भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप कैमरा में देख रहे हो, हम्म, 3 लोग एक साथ हैं, आप, एक कहा जाता है कि आप आई कांटेक्ट आई से बात कांटेक्ट। करिए। तो जी। आप कैमरा में देख रहे हैं, तो आप अ, उधर भी देखें, आप 3 लोगों को और देख रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें देख के बात नहीं कर रहे हैं। तो हम्म, दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट। सेकंड थिंग, जैसे मॉक में वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो हम्म, उनका उनका जो, अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको जो रिव्यू दिए हैं कि वो थोड़े ठीक है या नहीं है, तो आप ये चीज़ उनसे ज़रूर डिस्कस करें। कि जैसे मेरा थोड़ा केस स्टडी वाला पॉइंट थोड़ा सा वीक था, मैं पहले से ही कह रही थी। मैंने मेरा जब सेकंड मॉक दिया तो थोड़ा सा गड़बड़ हुई केस स्टडी में। तो मैंने सर से जाके अलग से पूछा, मैंने कहा सर मेरी ना केस स्टडी थोड़ी वीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे, मतलब। तो सर ने मुझे थोड़ा गाइड किया कि ऐसा नहीं है, तुम डरो मत, तुमने केस स्टडी भी अच्छे से हैंडल की है। लेकिन हाँ, कंपेरेटिवली जो तुमने आंसर दिया, वो थोड़ी सी केस स्टडी थोड़ी सी कम थी। बट कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि तुम्हारा मॉक, मतलब तुम्हारा रियल इंटरव्यू ऐसे ही जाएगा। दो दो मेरा इंटरव्यू में ज्यादातर केस स्टडी थी, लेकिन वो अच्छे से मैनेज हो गई थी, क्योंकि मैंने उस पे काम किया था कि जी मैं कैसे बात कर रही हूँ इन सब चीजों पे। इसलिए सर मैं मॉक को तो बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। जी। मैम एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक आई डोंट नो कि आपने माई टॉक शो देखा या नहीं देखा है, बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम उत्तराखंड के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप सी लेवल हो या फिर पीसीएस हो, और कोशिश हमारी रहती है हर एग्जाम का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, टॉपर्स हैं, वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप भी
स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम के टॉपर्स में से हैं, तो आपका जो ओपिनियन है, जो व्यू है, वो हमारे लिए मैटर करता है। तो आप इस माई टॉक शो को, जो टॉपर्स पॉडकास्ट है, इसे किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जी। ताकि अब तक जितने भी इंटरव्यूज हुए मेरे, सबने ये बात करी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा हम्म। और आपको अब कैसा फील हो रहा है, हम्म। यही था लगभग। लेकिन ये पहला इंटरव्यू जो है मैं ऐसा दे रही हूँ कि इसमें ये बात हो रही है कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, वो जी। प्रेशर कैसे हैंडल किया, सेल्फ डाउट एंड ऑल। ये नो जी। डाउट कहने की बात होती है कि नहीं ये चीजें होती है, लेकिन ये सच में हमारी तैयारी का एक पार्ट बन जाता है धीरे धीरे। हम्म। हमें खुद पता नहीं चलता हम कब इतने सेल्फ डाउट में जा चुके हैं। जी। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए, हमें अपनी तैयारी करते हुए, हमें एक दूसरा एज अ एस्पिरेंट, मुझे जब लगता था कि ये चीज़ कवर करनी है, मैं कहाँ से करूँ, मुझे हम्म। सोर्सेज चाहिए, तो मैं हम्म। 2 से 3 सोर्सेज लेने के बाद उसे खंगालती थी कि कौन सा बेटर है। हम्म। तो वो चीज़ अच्छा है ना कि कोई हमें पहले से बता दे। तो जी। तो सर मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे लोगों को ये पता चल रहा है कि अच्छा, इस सब्जेक्ट की तैयारी हम इस बुक से कर सकते हैं। ये बुक, जी। अच्छा इस टाइप की बुक भी मार्केट में है। अच्छा, क्या प्रहार हमारे पीसीएस के लिए काम आ सकती है, नहीं आ सकती? अब जी। तो यूपीएससी के पैटर्न पे ही चला गया है उत्तराखंड पीसीएस भी, तो जी। अब तो डेफिनेटली बहुत आराम से काम आ सकती है। जी। थैंक यू सो बस मच मैम फॉर योर दैट्स अ ओपिनियन। वेरी गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली। जी। मैम, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। जैसा आपने बोला, बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहती है कि क्योंकि जो टॉपर्स हैं, लगातार जब से उनका सिलेक्शन हुआ है, तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स में बाइट दे बहुत बहुत सारी बाइट्स दे रहे हैं। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक ऐसी चीजें हम पहुंचाएं कि, क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। अगर वो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, उनके पास ये वीडियो जाता है, वो ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनके जो डाउट्स होते हैं बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि एज ए एस्पिरेंट जब आप पढ़ते होंगे, तो आपने भी बहुत बार कोशिश की होगी हम्म। ऐसे कंटेंट को ढूंढने की। तो हमारी कोशिश यही है कि उन तक ये यस सर। कंटेंट जो है असेंबल होकर पहुंचे। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हम्म। ये है कि फेलियर आपने कैसे टैकल करा? आपने बोला ना कि यूपीएससी के आप प्रीलिम्स लिखकर, मेंस लिखकर आप सेलेक्ट नहीं हो पाई, देन आपने लोअर पीसीएस दिया। फिर आप वहां पर जो फेलियर्स है, उससे आपको मतलब आपने क्या सीखा, कैसे उस फेलियर से आपने टैकल किया, मेंटली कैसे प्रिपेयर हुए और इतने बड़े एग्जाम में और रैंक होल्ड की? नो डाउट सर, यूपीएससी की फेलियर थी जिसकी वजह से ये सेल्फ डाउट आया था। हम्म। लेकिन अ, मैं बताती हूँ कि सर मेरा आरओ आरओ का हाई कोर्ट वाला प्री क्लियर हुआ। हम्म। मेंस का मैंने फॉर्म भरा, हम्म। बट बेवकूफ़ी मुझसे ये हो गई कि वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट भी सेंड करने थे, ओह। जो मैं भूल गई। जी। मेरा मेंस नहीं लिख पाई मैं। हम्म। सर 15 दिन मैं बीमार रही हूँ इस वजह से कि मैं मेंस नहीं दे पाई। हम्म। और मतलब एकदम से होता नहीं है, फीवर आ गया, तबीयत खराब पे खराब हो रही है, सही नहीं हो रही 15 दिन। हम्म। क्योंकि सर वो चीज़ ना एकदम से लगी दिल पे कि ये बेवकूफ़ी कैसे हो गई मुझसे। हम्म। लोअर पीसीएस का तो सर मैं प्रीलिम्स ही नहीं दे पाई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड ऑन दैट डे, तो मुझे घर जाना पड़ा। हम्म। खैर, तो ये सब चीजें होती हैं। फेलियर तो सर, अब तो मैं सफल हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि असफलताएं आती रहती हैं, आपको मैनेज करना होगा और आप सफल होगे। लेकिन जब मैं खुद एक एस्पिरेंट थी ना, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे होगा, ये हो भी पाएगा, ये क्या है। सर यही मेरे दिमाग में चलता था। तो पर हाँ, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक हम्म। अच्छा स्टडी सर्कल होना चाहिए, एक अच्छे दोस्त होने चाहिए जो कि आपके साथ तैयारी में हो। अगर आप लो फील कर रहे हो, तो ऐसा कोई होना चाहिए जिससे आप बात कर सको, आप उन्हें बता सको कि ये कारण है जिसकी वजह से आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है। अगर ये तैयारी से रिलेटेड बात है, तो दोस्त बहुत काम आते हैं, नो डाउट। मेरे तो बहुत दोस्त, मतलब मैंने तो अपने फर्स्ट इंटरव्यू में अपने फ्रेंड्स का नाम लिया था कि भाई थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मेरी बात सुनी। हम्म। मैंने जितनों का दिमाग खाया उसके लिए थैंक यू सो मच। हम्म। और मुझे जी। मोटिवेट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। जी। तो सर स्टडी सर्कल मतलब अच्छे दोस्त, पेरेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम आए घर में, या फिर आपको प्रॉब्लम आए, तो वो साफ बात है, मम्मी ऐसा ऐसा है, मेरे को नहीं लग रहा ये हो पाएगा, ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो उनकी तरफ से जो वर्ड्स आएंगे ना, वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो जब आप फेल होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका दुख आपको ही होता है, आपके आसपास वालों के लिए भी, को भी आपके लिए दुख होता है। तो ये चीज आपको भी समझते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, यही मेरी सलाह है। और सर मेरा एक्सपीरियंस भी यही है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम यही था, जो आपने उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, रोल ऑफ फ्रेंड सर्कल इन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो आपने उसका बहुत अच्छा आंसर दे दिया है। मैम, बिफोर बाइंडिंग द इंटरव्यू, मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपसे लेना चाहूंगा कि रोल ऑफ पीवाईक्यू और आरटीआई, जो आजकल हमने बहुत सारे इंटरव्यूज करे हैं, तो उसमें जो टॉपर्स हमसे कह रहे हैं कि आरटीआई लगाइए, कॉपी मंगाइए, तो उन आंसर शीट्स को देखिए, तो इसका क्या महत्व रहता है? क्या आपने भी ऐसे ही किया था? इस चीज को जरा सेलिब्रेट कीजिए।
हाँ सर, मैंने प्रीवियस ईयर्स और सिलेबस दोनों का बहुत यूटिलाइज किया था, दोनों को अच्छे से। मैंने उनका फोटो जो होता नहीं है, हार्ड कॉपी निकलवा ली थी। हम्म। और मैं प्रीवियस ईयर देखती थी, साथ में सिलेबस देखती थी। एट द सेम टाइम टेलीग्राम ग्रुप में हिमांशु कफल्टिया सर की जो बुक थी, मतलब हम्म। कॉपीज थी, हम्म। वो हम देखते थे। हम देखते थे कि सर ने लिखा है, जैसे लिखा है कि हमें एक चीज समझ आती थी कि नहीं, हम भी ऐसा लिख सकते हैं, कि इतना हाई फाई नहीं है। अगर कोई भी, मतलब मेरी भी कॉपी कोई देखेगा ना, तो वो यही कहेगा यार ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो हम्म। सर, इससे क्या होता है ना, हमें फॉर्मेट पता होता है। हमें हम्म। फॉर्मेट ये भी पता चला कि हमें इतने क्वेश्चन पे इतने जो उन्होंने वर्ड्स लिमिट दे रखी है, हमें कितने पेजेस भरने हैं। हम्म। आपको धीरे धीरे मॉक इंटरव्यू से, आपको आरटीआई के थ्रू जो कॉपी मंगवाते हैं उनसे, और प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको ये भी पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या नहीं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आपको ज्यादा तवज्जो देनी है। हम्म। कवर सिलेबस सबका सारा कवर करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, वो हमें प्रीवियस ईयर से पता चलते हैं। हालांकि उत्तराखंड में ज्यादा प्रीवियस ईयर्स नहीं है, इसलिए यूपीएससी जो है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इनके थोड़े प्रीवियस ईयर देखे जा सकते हैं। हम्म। मैम वो आपने भी ज्यादा सालों के नहीं, 2 से 3 सालों के। जी, हिमांशु कफटिया सर का आपने जिक्र करा और लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या आपकी हिमांशु कफटिया सर से एग्जाम से पहले बात हुई थी, या अब उनके जब आप डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं अब उनसे बात हुई है? जरा वो शेयर करें। सर, मेरी ना पहले बात हुई थी ना अभी बात हुई है। जी। सीरियसली कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मैंने उनका एक यूट्यूब चैनल है, जी। मैंने वो फॉलो किया था। और इंटरव्यू गाइडेंस जो टाइम की बात थी, तब उनकी एक वीडियो आ रखी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, कि ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि टॉपिक्स की लिस्ट सर ने बहुत बड़ी दी थी, जो कि कवर करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने एक डायरी बनाई थी और कोशिश की थी। सिमिलरली सर, उनकी कुछ मेंस स्पेसिफिक वीडियोस थी साइंस से रिलेटेड, तो वो मैंने कवर की थी। हम्म। हालांकि साइंस का पैटर्न एकदम चेंज हुआ था, हमारे वाला जो हमारे में हम्म। था वो ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी से था। लेकिन कहते हैं ना, सिलेबस कवर करना है हमें, तो हम्म। सिलेबस कवरेज के लिए सर ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रखी थी। हम्म। लेकिन अब तो सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है, तो मुझे लगता है सर को दोबारा डालनी चाहिए। हम्म। वेल, बस सर बिल्कुल। इतना है, अभी तक मेरी सर से कोई बात नहीं। जी मैम, समय की भी पाबंदी होती है और इंटरव्यू भी बहुत लेंदी हो गया है। होप सो व्यूवर्स को बहुत पसंद आ रहा होगा और सभी यस सर। डाउट्स उनके क्लियर हो रहे होंगे। मुझे मैम बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू मुझे ये जानना है कि अ, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो अपकमिंग मेंस लिखने वाले हैं, साथ में स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो बहुत चैलेंजेस के साथ इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। एक आपकी तरफ से, एक डिप्टी कलेक्टर की तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए? सर, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, और जो भी चैलेंजेस है लाइफ में, उन्हें थोड़ा ना कोशिश करिए कि बैलेंस करते हुए काम करें, बैलेंस करते जी। हुए लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि विद टाइम अगर एज हो जाती है, वैसे तो यंग गर्ल्स हैं तो उनके लिए ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन जब एज हो जी। जाती है ना, तो आपको अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और अगर नहीं मान रहे हैं, तो बस मैं तो यही फिर भी कहूंगी, भाई को, नहीं, भाई कॉन्फिडेंस में लो, अपनी मेहनत करते रहो, दैट वुड बी ज्यादा अच्छा होगा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ये थी यशिका मैम, यशिका अरोड़ा मैम, जिन्हें आपने सुना और पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने आपको बताया। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर कभी मैम से दोबारा कनेक्ट होकर सारे सवालों के आंसर्स लें। फिलहाल जब मैम की ज्वाइनिंग हो जाएगी और मैम डिप्टी कलेक्टर बनकर आपके एरिया में आएंगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैम हमारी एरिया में आई है और हमें सर्व कर रही है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मैम क्या आपने मैम का इंटरव्यू देखा है। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और सभी थैंक यू स्टूडेंट से सर। बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।